तो फाइनली हमने इंडियन ज्योग्राफी के भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में बता दिए थे। चलिए हम लोग जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे भारत के पठार के बारे में। ठीक है, पठार की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आते हैं, आइए दक्कन का पठार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दक्कन के पठार के बारे में जैसे पढ़ते हैं तो दक्कन का पठार का मतलब जानते हैं दोस्तों कहाँ है। तो दक्कन का पठार किस लिए फेमस है, कहाँ, ये मायने नहीं, लेकिन फेमस किस लिए दक्कन का पठार ये जरूरी है। हाँ, दक्कन का पठार गुजरात महाराष्ट्र के इलाके वाले क्षेत्र ज़्यादातर हैं। देखिए दोस्तों, दक्कन जो है ना, दक्कन यह काली मिट्टी के लिए फेमस है और बेलसाल चट्टानों के अवसाद यानी अपरदन से काली मिट्टी बना है। और ये काली मिट्टी में पता है दोस्तों, कपास कैसे कपास के लिए फेमस है और कपास से कपड़े बनते हैं, तेल बनते हैं, साबुन बनते हैं। पता है, कपास कहीं ना कहीं हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण उत्पादक कही जाती है, अच्छी फसल कही जाती है, नगदी फसल कही जाती है। तो कपास की फेमस की वजह से दक्कन का पठार फेमस हो जाता है। तो मुख्य भाग की बात करें तो क्या है नाम है, क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण हुआ था, जिसको विशाल चट्टान कहते हैं। तो कौन सा युग से, तो क्रिटेशियस युग के दौरान ज्वालामुखी उद्गार हुआ जो कि विशाल चट्टान से बना है दक्कन का पठार। उसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक है, ये नंबर मालवा का पठार ये भी फेमस है। और मालवा का पठार अरावली एवं विंध्याचल के मध्य यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच है। मध्य प्रदेश और राजस्थान मालवा का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार ये जानते हैं दोस्तों, झारखंड रहा है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ बता रहा है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर भी कहा जाता है इसे। मेघालय का पठार, चूँकि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और भरनसन, मालदा गैप जैसे द्वारा प्रायद्वीपीय भागों से अलग पहाड़ी गारो, खासी और जयंती ऐसे का मेघालय का पठार है। और कर्बी एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है इसे। अब भारत के पठार के बारे में, जैसे छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार एक लोकेशन से देख सकते हैं कहाँ, कर्नाटक इत्यादि। चलिए कुछ और भी हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, जो इम्पोर्टेंट बनता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये तो दूसरा चीज़ है, हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं हिमनद के बारे में। देखिए दोस्तों, हिमनद के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। हिमनद के मतलब जानते हैं दोस्तों, ग्लेशियर कहते हैं हिमनद को हिंदी में। और गिलगित यानी सियाचिन और अक्साई चीन यानी लेह, नुब्रा घाट, ये सब क्या है, ग्लेशियर यानी हिमनद है। अब स्थिति एवं विशेषता काराकोरम श्रेणी का एक भाग है। ट्रांस हिमालय भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। ग्लेशियर भी एक समुद्र की ही तरह है, लेकिन ये बर्फ़ वाले इलाका हो जाते हैं दोस्तों, ये समझाना चाह रहा है। और देखिए दोस्तों, गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना, उत्तराखंड में पड़ता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इसलिए फेमस है। और ग्लेशियर जैसे गंगोत्री एक ग्लेशियर है, चौराबाड़ी भी ग्लेशियर है, मिलान भी ग्लेशियर है, यानी कि बर्फ़ में जो पानी होती है, बर्फ़ में एक समुद्र की तरह खान, उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, ग्लेशियर। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी है। ठीक है, रुद्रप्रयाग कहाँ है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर में। ठीक है, मिलाम किमाऊ का हिमालय जानते हैं, उत्तराखंड में शारदा नदी काली गंगा का उद्गम होता है कहाँ से, मिलाम से ही होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि किमाई जैसे शारदा नदी भी यहीं से। पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी पीर पंजाल का। ठीक है, सबसे बड़े हिमनद अवशेष कहाँ मिलते हैं, पीर पंजाल में। जेमू ग्लेशियर सिक्किम, नेपाल कहाँ है, धौलावीर श्रेणियों में। अब चलिए दोस्तों, तटीय भाग के बारे में। तटीय भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बात किया था शुरू में ही तटीय भाग के बारे में। तो चलिए कुछ तथ्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए मैप में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र से लेकर और यहाँ जो गोवा है ना, गोवा यानी कर्नाटक के बॉर्डर यानी गोवा तक, तो इसको कोंकण तट कहते हैं, यानी ये पश्चिम का भाग है तो कोंकण तट कहते हैं। अब आइए कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु यानी केरल, तमिलनाडु है। ठीक है, केरल, उसके बाद क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ से यानी कि कोंकण तट का भाग कहाँ तक का, गोवा से कर्नाटक था। गोवा कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु तक का भाग मालाबार का तट होगा। और ये तमिलनाडु से उड़ीसा तक का जो भी भाग होगा ये कोरोमंडल तट होगा। कोरोमंडल तट कहे तो पूर्वी भाग में हल्का पड़ जाती है। और मालाबार तट एकदम बीच में याद रखिए, यानी तमिलनाडु जहाँ है एकदम बीच में, उसको मालाबार तट कहते हैं यानी कर्नाटक से तमिलनाडु तक। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक यानी पश्चिम का भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम का भाग कोंकण तट ऑटोमेटिक याद रहेगा। आइए इन्हीं के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। इधर लिखा हुआ है,
तो देखिए अगर भारत की तटरेखा की कुल लंबाई की बात करें तो 11,098.81 किलोमीटर है, जो कि पहले कितना था 7516 किलोमीटर था पहले। अभी इतना है 11,098, पहले 75 लेकिन अब कितना बढ़ गया है तो 476 बढ़ गए, ठीक है। इसीलिए सर्वाधिक गुजरात का है, उसके बाद तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक गुजरात का कितना है 2340 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश का सबसे कम 1214 है, आंध्र प्रदेश का 1214 किलोमीटर। अंडमान निकोबार का 3083 है, अंडमान एवं निकोबार का 3083 है, ठीक है, उत्तर में, ठीक है, 1962 है। सबसे कम कितना है गोवा का 193 किलोमीटर है, ठीक है, सबसे कम गोवा राज्य है तो गोवा का ही होगा। और पुडुचेरी 42 किलोमीटर के आसपास है। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अंडमान निकोबार का 3000 है और अंडमान निकोबार का सबसे ज़्यादा है। ये चूँकि ये द्वीप है, ये सब द्वीप में है, लेकिन प्रायद्वीपीय की बोले राज्य की तो गुजरात हो जाएगा और गोवा हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार और पुडुचेरी हो जाएगा, जान लिए। विस्तार 9 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। तटीय सीमा की बात करें तो पूर्व बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। देखिए दोस्तों, पश्चिम में अरब सागर, यानी पश्चिम मतलब महाराष्ट्र में कौन है, अरब सागर, याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, जैसे तमिलनाडु केरल का भाग है, हिंद महासागर का भाग, ठीक है। तट समूह से कई सारी जुड़ी राशि हैं, मतलब सूर्य क्वांटिटी है। तट से समुद्र की ओर विस्तार है, ठीक है। और मैं बात करूँ अंतःस्थल से सागर की ओर निकलने वाले भागों को मिलाने वाली आधार कही जाती है। अगर यहाँ पे देखिए गौर से, ठीक है, तो मैंने ये तट के बारे में आपको बताया, और इस तट के बारे में आप थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़िए तो समझ में आएगा क्या है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं जहाँ तक कि हो सकता है मैं बता सकता हूँ। देखिए अगर 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 मैं थोड़ा एक बार बैक हो गया भाई साहब, हो गया, इसको समझाना चाह रहे थे आखिर में। तो देखिए 12 समुद्री मील माना गया है, ठीक है। और देखिए 24 समुद्री मील ये क्या है, समीपस्थ यानी कॉन्टिग्यूस जोन है, समीपस्थ और क्षेत्र मेरा 12 समुद्री मील तक पूरा पूर्ण क्षेत्र है। और ये जो 24 समुद्री मील है ये सब क्या है, सीमा शुल्क वसूली कर सकते हैं, वित्तीय अधिकार है, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार है, ये सब का। लेकिन अगर क्षेत्रीय अधिकार यानी 12 समुद्री मील तक, यानी 200 NM तक, तो प्रादेशिक जल क्षेत्र हमारा होगा, उपयोग पर भारत का संपूर्ण अधिकार होगा, आधार रेखा भी होगा, यानी 12 समुद्री मील तक। जब आधार रेखा तो होगा ही होगा। एक और वन सीमा शुल्क भी होगा, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार होगा, इमिग्रेशन कानून करने का भी अधिकार होगा, ठीक है, कोई पॉल्यूशन भी नहीं कर सकता। अनेक क्षेत्र यानी कि 200 समुद्री मील NM जो होगा 200 NM तक अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से सर्वेक्षण, खनन, संरक्षण और आदि का अधिकार है। आंतरिक जल स्तरीय भाग, ये सब मतलब ये सब बताना चाह रहा है, ठीक है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। कोकण तट और मालाबार तट ये सब के बारे में आप जानबे करते हैं। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के बारे में आप जान ही गए हैं, तो इसे बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप चाहिए तो मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, दक्षिणी भाग जो है ना मालाबार तट, जैसे तो मंगलुरु से कन्याकुमारी, ठीक है। पूर्वी तट की बात करो तो महानदी एवं कृष्णा नदी के मध्य, महानदी व कृष्णा नदी के मध्य, यानी उड़ीसा से लेकर के और क्या बोलते हैं तमिलनाडु के बीच, ये ठीक है। यही कोरोमंडल टोल के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, कृष्णा और कावेरी नदी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात ये थी उद्वीप समूह के बारे में। यहाँ पे कुछ नोटों की बारे में बात करता हूँ। सर्वाधिक तटीय अपरदन का कारण क्या है, समुद्र की लहरें। अगर देखिए सर्वाधिक यानी तट में जो क्या होता है, अपरदन होता है, यानी मिट्टी का जो ह्रास होता है समुद्र की लहर की वजह से। और भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई से, ठीक है। प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को संपोषित किया गया था, ठीक है। तो मैंने तट वाले भाग को ख़त्म कर दिया, अब कुछ द्वीप वाले भाग है, ठीक है। द्वीप में इतना द्वीप इम्पोर्टेंट है, अरब सागर के द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीप समूह हैं। अगर द्वीप समूह पढ़ लिए तो फिर केंद्रशासित प्रदेश में का लगभग पाठ खत्म ही हो जाता है। तो ये मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, ये जो पार्ट 4 था मैं शॉर्टकट में इसको समझा हूँ, और
मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पूरा फिगर से बताऊँ तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो कल पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह पूरा ख़त्म हो जाएगा। द्वीप समूह के साथ ही राज्य के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश क्या फेमस है, बिहार में क्या इम्पोर्टेंट बनता है, सात राज्य पूर्वी यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में जानकारी ले लेंगे तो आधा नॉलेज हो जाएगा ज्योग्राफी का ऐसे ही। उसके बाद भारत में जो जनजाति आदिवासी उनके बारे में, जैसे भील जनजाति, संथाल जाति, मुंडा जनजाति, कोरवा, कोल, मुगनिया, ठोडा जनजाति, उरवा जनजाति, ये सब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे और ट्रिक से भी पढ़ेंगे। और बात करें कुछ नदी के बारे में भी डिस्कशन करें। नदी के बारे में, नदी के बाद आ जाएगा आपके पास नदी है पूरा का पूरा, अभी तक नदी चल रही है। उसके बाद कुछ जलप्रपात है, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, झील के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्षा कैसे आती है, वर्षा कैसे जाती है, कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मिट्टी के कितने प्रकार हैं, कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल फेमस है, इस सब के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे कि वन कहाँ सबसे सर्वाधिक पाई जाती है, कौन वन कहाँ है, किस वन से क्या फ़ायदा है, और कौन वन से कौन कौन वन कौन से मौसम में ज़्यादातर होते हैं। सिंचाई एवं नहर की बात करेंगे कि किस नदी से हमको सिंचाई अधिक मिलती है, और किस राज्य में कौन से नदी से ज़्यादा नहर की सुलभ होता है, और कौन सा नया नहर का निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग ले चुकेंगे। इस प्रकार से फसल के बारे में जानकारी हो जाएगी। उसके बाद कुछ खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, धातु, तांबा, अबड़क, ये सब कहाँ से निकलते, कहाँ फेमस है लौह तांबा, ये सब इत्यादि। और एक बात और, बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, कहाँ टाइगर है, बाघ है, शेर है, चीता है, ये सब के बारे में डिस्कशन होगी। और जो खनिज खोजा गया और हमारे भारत में क्या क्या चीज़ में आगे है पूरे वर्ल्ड में, ये भी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूरा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। 4 और वीडियो लगेगा। 4 मैंने वीडियो बना दिया 10-10 मिनट का, मतलब 2-3 घंटे में पूरा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी, अगर आप पूरा चाहिएगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 1 घंटा में 4-4 वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्टकट वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को सुलभ हो। अगर आप लोग को चाहिए तो एक दिन ऐसा आएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको ऐसे PDF आपको एक बार, जैसे मेरा ख़त्म हो जाएगा तो पूरा PDF एक बार पुट कर दूँगा। जैसे मेरा 100 सब्सक्राइबर नहीं, हाँ 100 सब्सक्राइबर जो भी होगा, मैं PDF आप लोग को देना चाहता हूँ। कि आप लोग का है, किसी का इंतज़ार कीजिएगा, जो आएगा उसको भी PDF मिलेगा, लेकिन आपको पहले दिया जाएगा क्योंकि आप ही मेरे पहले सब्सक्राइबर होंगे। तो आपके लिए उपाय ज़रूर बताऊँगा। आप खाली वीडियो देखते रहिएगा, कोई ना कोई वीडियो मैं आपको बता दूँगा कि PDF को कैसे लेना है। टेलीग्राम का चैनल है, लेकिन वो मतलब आपको लिंक नहीं बताया हूँ, तो लिंक बता दूँगा। ठीक है, वहाँ से आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।